हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गाइज, आज हम बात करेंगे 30 ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ रहे हैं। और ये 30 क्वेश्चंस टेक अप फ्रॉम दी जम्मू कश्मीर स्टेट पीजीटी 2019 और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2008 के पेपर से। बट एक ओनली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जिनके रिपीट होने के चांसेस हैं, ना कि वेरी सिंपल, ना एक लाइन से मैंने क्वेश्चन को उठाया कि ओनली टफ क्वेश्चन दैट वेरी मच प्रोबेबिलिटी फॉर रिपीटेशन इन दी नेक्स्ट 2021 का जो एग्जाम होने वाला है पीजीटी का, उसमें आ सकते हैं। तो गाइस, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ग्रुप ऑफ द प्लांट है ट्रायंगुलर स्टेम। देखिए, सभी क्वेश्चन आपको बड़ा वंडरफुल टाइप के लगेंगे कि कौन से प्लांट होते हैं जिनमें ट्रायंगुलर स्टेम पाया जाता है। तो आपने देखा होगा प्लांट की कैटेगरी में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो आपने अभी रेयर गेस में, रीड्स का एक प्लांट ग्रुप होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, टेरोफाइट, ब्रायोफाइट। उसी तरीके से एंजियोस्पर्म में बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे जैसे क्लेम्बर्स होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं। उसी तरीके से आपके रसिस और सेज प्लांट भी होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर स्टेम का कॉन्सेप्ट है ये आपका सेज प्लांट में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, करेक्ट आंसर आपका सी। एंड सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, आपने बहुत बार फैमिली पोएसी या फैमिली ग्रेमली को पढ़ा होगा, क्योंकि ये फैमिली हमें 12th से पढ़ाई जाती है, बेसिक में पढ़ाई जाती है। उसके बावजूद हमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर होती है ऑन इज प्रेजेंट इन द फ्लावर्स ऑफ, तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पोएसी, जो हमारी ग्रेमनी, जो हमारी ग्रेन फैमिली, जिससे सबसे ज़्यादा हमें अनाज मिलता है, फूड मटेरियल मिलता है खाने का, उस फैमिली के जो आपका फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। पोएसी फैमिली, करेक्ट आंसर डी। एंड थर्ड वन इज एनालिटिकल टेक्निक से है HPLC। आपने सुना होगा, वेरी कॉमन टेक्निक है HPLC। तो इसकी जो नेचर है वो मतलब क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो कुछ HPLC जो होता है, जो वो अल्कलाइड्स वगैरह का जो कंसनट्रेशन होता है उनका एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। जो ग्राफ वगैरह आपने देखे होंगे, है रिसर्च की टेक्निक है, पूरी तरीके से रिसर्च ओरिएंटेड टेक्निक है। आप PhD जब करेंगे तब इस टेक्निक का यूज़ करा जाता है HPLC और GC HPLC करने में। तो ये जो है आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके की टेक्निक्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। एंड क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिसर्च का है। पूरी तरीके से PhD जब हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम हैवी मेटल कंसनट्रेशन प्लांट के अंदर हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो हमें एटॉमिक जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। तो कहने का मतलब आल्सो पॉइंट ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च का पॉइंट है। और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री होती है, इसका यूज़ किसके डिटेक्शन में किया जाता है? एलिमेंट्स, प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे HPLC का आपने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं, उसी तरीके से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री का यूज़ किया जाता है गाइस एलिमेंट के डिटेक्शन में। करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना, एलिमेंट के डिटेक्शन में। ना क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा एंड वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गुड आर मेड फ्रॉम। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लेना नहीं चाह रहे, बट फिर हमने ले लिया इसे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मतलब इसमें जो ऑप्शन थे वो थोड़ा वंडरफुल अच्छे लग रहे थे। कि जो आपने देखा होगा, जो हमारे खेलने के सामान होते हैं, जो स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, आपने देखा बहुत पहले बात करते थे शहतूत जो लकड़ी होती है ना, मोरस अल्बा, ठीक है, उसकी लकड़ी के बनते। तो बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर आपका बी, मोरस। द पाइनस, ये ब्रोसंटिया, यूकोलेप्टस, ये नहीं बनते हैं। मोरस जो कि आपका एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसके बनते हैं। करेक्ट आंसर आपका 5th का बी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, क्वेरकस सुअर। इससे आपने देखा होगा कि हम इसे बोलते थे, ओक प्लांट आपने सुना होगा, जिसे भोजपत्र, रामायण वगैरह लिखी गई थी, हमारे जो एंशियंट टिपिक थे वो लिखे। उसी तरीके से क्वेरकस सुअर जो होता है प्लांट होता है, पूरा नाम है इसका बॉटनिकल। इसकी जो लकड़ी होती है उससे हमें मिलता है कार्क। ठीक है, कार्क मतलब जो बोतल वगैरह में डॉट लगाने का काम आता है, कार्क वाला पार्ट इससे हमें मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। एंड नाउ एनुअल रिमूवल ऑफ अननेसेसरी ब्रांचेस फ्रॉम ए ट्री इज कॉल्ड। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमारे घर में कोई ट्री होता है तो हम क्या करते हैं कि साल में एक बार जब उसका विंटर आता है, तो विंटर में क्या होता है कि हमें ज़्यादा ठंड लगती है, हमें लगता है कि हमारे जो घर वगैरह में उसमें डायरेक्ट सनलाइट है। तो जो हमारे घर में प्लांट हुआ करते थे, हम उनकी एक प्रून एक काट कर देते थे और फिर वो प्लांट बचा, वो प्लांट फर्दर उसे ग्रो कर जाता था। तो एक तो ये चीज़ हमारी कल्चरल प्रैक्टिस में थी। इसके अलावा जब हम हॉर्टिकल्चर करते हैं तब भी हम एनुअल एक प्रैक्टिस करते हैं कि जो अननेसेसरी पार्ट हो गए ब्रांचेज जो ग्रोथ के, उन्हें हटा दिया जाए। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। देखिए, ये भी पॉइंट काफ़ी थोड़ा सा हायर लेवल का GIS, जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, जियोग्राफिकल, जो आजकल यूज करी जाती हैं, इनका बहुत सारा यूज हमारे जो प्लांट साइंस होता है, बॉटनी होती है, उसमें भी किया जाता है। तो कहने का मतलब GIS जो अप्रोचेस कैन बी यूज्ड फॉर, तो ये आपकी
यूज करी जाती हैं सभी कामों के लिए, जैसे मैपिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द ग्लोब, अर्थ पे कितना मतलब फॉरेस्ट एरिया है, जैसे हमारे कहते हैं ना यूपी में, मध्य प्रदेश में एरिया वाइज देखें और डेंसिटी वाइज देखें तो मणिपुर में, उसी तरीके से पूरे ग्लोबल की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे उसमें यूज कर। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट एरिया को मैपिंग करने में, और इसके अलावा रेंजेस ऑफ फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने में भी ये GIS अप्रोच यूज़ करी जाती है। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट सिग्नल्स ए हार्मोन शुड बी। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा सा तेज़ी ना करके आराम से पढ़िए। फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट इफेक्टिव हो, ठीक है, या फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंटल सिग्नल्स, यहाँ तक पहले एक सेंटेंस पढ़िए। फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंटल सिग्नल्स ए हार्मोन्स शुड बी, मतलब जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, अगर वो रियली मतलब एक अच्छा डेवलपमेंटल सिग्नल्स बनना चाहता है तो उसे कैसा होना चाहिए? लॉन्ग लिव्ड एंड शुड आउटकम ओवर टाइम, शुड एक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा होना चाहिए? नहीं, इकट्ठा तो कभी नहीं होना चाहिए, इकट्ठा वो तो गड़बड़ हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड एंड शुड नॉट एक्यूमुलेट ओवर टाइम। गाइस करेक्ट आंसर आपका है बी। देखो बताया कैसे करके, शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए क्योंकि जितने भी होते हैं दूसरे केमिकल से बाइंड करके अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर लेते हैं, ठीक है, और आगे की प्रोसेस को एक न्यू कैस्केड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात, इसीलिए ये टाइम टू टाइम इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि बहुत रैपिड होते हैं, रिएक्शन करते हैं और अपने एग्जिस्टेंस किसी दूसरे से बाइंडिंग करने के बाद एक न्यू कैस्केड का फॉर्मेशन करके एक डेवलपमेंटल प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं और अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब ये कभी भी कलेक्ट इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। करेक्ट आंसर आपका बी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं द यूजुअल लेंथ ऑफ RAP फर्स्ट प्राइमर। देखिए ये जेनेटिक का, प्योर जेनेटिक का क्वेश्चन है हमारा। पिछली अगर हम कहें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है कि जो लेंथ होती है RAP, जो आपके प्राइमर्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 10 बेस पेयर के इक्विवेलेंट होती है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं गाइस। इन AFLP टेक्निक होती है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द जीनोमिक DNA और विद रेस्ट्रिक्शन इको R1, आपने सुना होगा, ये तो आपकी NCERT में भी मेंशन है, ठीक है। एक एंजाइम्स होता है इकोलाई से प्राप्त होने वाला। इसी तरीके से मेसेल विल रिजल्ट, ठीक है, कुछ स्पेस है, सेंटेंस को पूरा करना है। क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, पॉइंट को समझिए। ये जो आपकी टेक्निक है AFLP ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ जीनोमिक DNA विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इको R1 एंड मेसेल विल रिजल्ट इन, कौन कौन से मतलब कितने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की क्लासेस को ये मतलब अपना काम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सो और इंडो, ठीक है, और एक आपका ये वाला हो गया। तो ये मिडिल में कटने के लिए, ये एंड्स पे कट करने के लिए होते हैं। तो ओवरऑल 3 क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बनाएंगे ये दोनों एंजाइम मिलके। करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एट्रीब्यूट इज नॉट गुड फॉर प्राइमर। देखो प्राइमर्स होने के लिए किसी DNA का जो स्ट्रेंथ होता है उसका कौन सा एट्रीब्यूट मतलब सुटेबल नहीं है, नॉट गुड, उसके लिए गुड नहीं है। जैसे 18 to 22 बेस पे नहीं, ये तो सही है, GC कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल बात कि उसकी सेकेंडरी कोई स्ट्रक्चर ना हो, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो अच्छा प्राइमर नहीं बन सकता। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं द ब्राउनिश DNA थ्रेड इंडिकेट दैट दे आर, द ब्राउनिश DNA थ्रेड इंडिकेट दैट दे आर। देखो सिंपल समझो, एक DNA का थ्रेड है वो अपने को कैसा दिखा रहा है, ब्राउनिश, भूरे कलर का। तो ये क्या चीज़ बता रहा है? ये बता रहा है आपको कि वो गुड क्वालिटी का है, ठीक है, बट मिनिमम क्वांटिटी में है। 13 का टी, ठीक है, गुड क्वालिटी का है मगर क्वांटिटी मिनिमम है, ये बताता है ब्राउनिश DNA। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं द इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन आर टिश्यू काज्ड बाय एन इंक्रीज इन द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ इट्स सेल। वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है समझने का, केवल एक देखिए, कह रहा है कि द इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन आर टिश्यूज काज्ड बाय एन इंक्रीज इन द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ इट्स सेल। देखो दो तरीके होते हैं, एक हाइपरप्लासिया होता है और एक हाइपरट्रॉफी होता है। ट्रॉफी में कभी क्या होता है कि एक सेल है उसका साइज केवल इनलार्ज होता है, वो इलास्टिसिटी उसके अंदर बढ़ती है, ये होता है आपका हाइपरट्रॉफी। और जो प्लासिया होता है, जो कि बात यहाँ पर करेगी, उसमें सेल का नंबर बढ़ता है। लाइक देखिए यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बढ़ गया, जबकि दूसरी वाली कंडीशन में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन होगा, दूसरी सेल बनाएगी, फिर इनमें रिप्रोडक्शन होगा तो इस तरीके से सेल बनेगी, ठीक है। मतलब अगर रिप्रोडक्शन रेट बढ़ा दें, नंबर ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें, तब जो ग्रोथ होती है वो आपका किस में आती है, हाइपरप्लासिया में आती है। 14 का करेक्ट आंसर ए, ध्यान रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में एग्रोबैक्टीरियम इज ए बैक्टीरिया ऑफ फैमिली राइजोपिएसी। देखिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दी गई है, समझ रहे हैं ना। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो एक बैक्टीरियम है फैमिली राइजोपिएसी का, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
विच इज़ नॉट ए करेक्टर ऑफ इट मेंशन बिलो। इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो इसका नहीं है? जैसे रॉड से भी होता है या नहीं होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है या नहीं होता है, सॉइल में रहता है या नहीं रहता है, और डी है रेजिस्टेंट टू लाइसोजाइम एक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ टियोइक एसिड इन सेल वॉल। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है बिल्कुल सही है। इसने बोला कि नॉट ए करेक्टर, इसका एक करेक्टर नहीं, तो इसका गाइस करेक्टर पता कौन सा नहीं है? डी नहीं है। कैसे करके? हमने आपको जो आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का थोड़ा सा ऐड कर दिया, जिससे आपको फ्यूचर में भी ध्यान रहे। देखो ये रॉड सेप भी होता है, ग्राम नेगेटिव भी होता है, सॉइल वार्न भी होता है। अब इसका करेक्टर नहीं है कि ये लाइसोजाइम एक्शन के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब हमने कहा कि रेजिस्टेंट है, रियल में रेजिस्टेंट नहीं होता, ये ससेप्टेबल होता है। ये ग्राम जो लाइसोजाइम अगर एंजाइम हम इसमें डालेंगे तो ये उससे अफेक्टेड होगा। हमने क्या लिखा है? रेजिस्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखा है हमने प्रेजेंस ऑफ टियोइक एसिड इन सेल वॉल। इसकी सेल वॉल जो होती है उसमें टियोइक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, हमने क्या लिखा? प्रेजेंट होता है। अब ये उल्टा क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं कि लाइसोजाइम एक्शन और आपका टियोइक एसिड की जो प्रेजेंस होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी सेल वॉल में टियोइक एसिड होता है और आपका वो रेजिस्टेंट भी होता है लाइसोजाइम एक्शन के लिए। जबकि ये जो है कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये तो ना तो रेजिस्टेंट होता है लाइसोजाइम के लिए और ना ही इसकी सेल वॉल में टेकोक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एग्रोबैक्टीरियम है वो लाइसोजाइम के एक्शन के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब हम लाइसोजाइम के थ्रू इस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसकी सेल वॉल में टेकोक एसिड नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो कह रहे हैं कौन सा करेक्टर इसका नहीं है? तो गाइस करेक्ट आंसर है टी, ना तो लाइसोजाइम के लिए रेजिस्टेंट और ना ही इसकी सेल वॉल में टेकोक एसिड पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दी टी डी एन ए। देखो टी डी एन ए का मतलब क्या है भाई? एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस वाला ही डी एन ए टी डी एन ए कहलाता है। टी डी एन ए कैरीज जीन्स दैट कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम होता है? उन प्रोटीन का दैट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड नॉवेल प्लांट मेटाबोलाइट। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सिंपल सा कहता है कि जो टी डी एन ए होता है, मतलब एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस का जो डी एन ए होता है उसे हम टी डी एन ए बोलते हैं। वो एक वेक्टर का काम करता है, तो वो जो होता है ना वो जीन को कैरी करता है, मतलब एक उससे दूसरे उसमें ट्रांसफ़र करता है। और वो जीन जो होते हैं स्पेसिफिकली प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं, मतलब अगर वो एक्सप्रेस होंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और वो प्रोटीन जो होती है वो बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन मतलब वो प्रोटीन का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा वो जीन कुछ ऐसे मतलब नॉबल प्लांट प्रोडक्ट को भी मतलब कोड करते हैं। तो कहने का मतलब कौन कौन से? तो इसमें सिंपल सा आंसर है, देखो प्लांट हार्मोन तो आ गए, साइटोकाइनिन हो गए, और जो नॉबल प्लांट मेटाबोलाइट्स हो गए तो वो एग्रोपाइंस और ओपाइंस हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये ना। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं ल्यूसीफरेज प्रोवाइड लाइट विद इट्स सबस्ट्रेट। देखो ल्यूसीफरेज का अगर हम बात करें तो आपने हिंदी में हम लोकल में बात करते हैं ना, जुगनू जो होता है उसमें क्या होता है? लाइट आती है। अब लाइट जब आती है तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी का मतलब है कि उसके अंदर जो रोशनी आती है वो क्या होता है? तो सिंपल सा ल्यूसीफरेज उसके अंदर एंजाइम्स होता है और उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो ल्यूसीफरेन होता है। ठीक है, उस पर वो एक्ट करता है, तभी उससे एनर्जी निकलती है और वो लाइट के फॉर्म में हमें दिखाती है। इसके अलावा अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपने जब मैंने एल्गी में आपको पढ़ाया था डायनोफ्लैजेलेट और डेस्मिड्स, तो उसमें भी बताया था कि जो रात के टाइम अगर हम समुद्र को देखें तो हमें बड़ा उसमें लाइटिंग दिखाई देती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, उनके पास भी इसी तरीके की लाइट निकलती है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें गाइस, उसमें भी इस तरीके की बड़ा इंटरेस्टिंग और वेरी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं कॉस्मिट कॉन्टेन है कॉज एंड साइट। वो कॉस्मिट क्या है? वेक्टर होता है, सिंपल सा, कोई डरने की बात नहीं। कॉस्मिट क्या है? वेक्टर है। उसके बाद एक साइट होती है, मतलब उस पर एक एरिया होता है, कॉज एंड साइट बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए जो होता है वो निग्ड होता है एट ईच स्ट्रैंड। ठीक है, दोनों तरफ से डीएनए जो होता है वो निग्ड होता है 12 बेस पेयर अपार्ट बाई। ठीक है, या किया जा सकता है उसे उस पर डीएनए के ऊपर उसे नेग्ड किया जा सकता है 12 जो मतलब 12 बेस पेयर एक साइड से और 12 पेयर दूसरी साइड से। तो 21 एंजाइम के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नेग्ड का मतलब कि वहाँ पर का जो कॉज साइड है वहाँ का डीएनए को हम नेग्ड करें, उस पर अपना अटैचमेंट कर दें जो हमारा इंटरेस्ट का, जो हम ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉस्मेट के थ्रू। तो ये जो उसके डीएनए को नेग्ड किया जाता है, ठीक है, तो वो किस एंजाइम के थ्रू, किस एक्शन के थ्रू किया जाता है? देखिए एंड की बात जब आती है ना तो टर्मिनल की बात आती है। देखिए नेक्स्ट ए पार्ट का मतलब होता है एंड की बात कर रहे हैं, साइड की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर से कुछ आप लॉजिक लगाएं, इंट्यूशन लगाएं, टर्मिनेस मतलब टर्मिनल एंड वाला एरिया होता है। तो करेक्ट आंसर 18 का क्या होगा भाई? सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट खैर आंसर हमारा ठीक है।
सेलुलोज जो होता है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें बहुत सारी ग्लूकोज की डी यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं। तो पूछ रहा है जो ग्लूकोज की आपस में यूनिट जुड़ी होती है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका 19 क्वेश्चन का डी है, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, बीटा ध्यान रखना, बस कुछ और नहीं ध्यान रखना, बीटा ध्यान रखना, बीटा 1,4 लिंकेज ना 6, बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, सबसे सिंपल है ग्लूकोज में सेलुलोज, उसमें ग्लूकोज जो बाइंड होता है वो आपका बीटा 1,4 लिंकेज से ज्वाइन होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डाई यूज टू स्टैन पेक्टिन। देखो बहुत सारी डाई के बारे में हमने बताया था मगर उसमें हमने ये डाई नहीं बताई थी, मगर आज हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है कि पेक्टिन जो मटेरियल होता है मिडिल लैमेला का सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है पेक्टिन। इसी अगर हमें रिव्यू करना होता है माइक्रोस्कोप में तो हम कौन सी डाई यूज करते हैं, तो हम करते हैं र्यूथीनियम रेड। इसके अलावा इसमें सूडान थर्ड जो है ये सिंथेटिक डाई होती है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो हाइड्रोकार्बन, बैग्स और प्लास्टिक्स, ऑयल, फैट इन्हें कलर करने के लिए। तो हमने आपको इस सूडान के बारे में बता दिया। मैं जो क्वेश्चन में कहा स्टेन पेक्टिन करने के लिए तो हम र्यूथीनियम रेड का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं इन एगरिकस। एगरिकस आपने देखा होगा बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। तो उसमें जो बेसिडिया बनती है मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है जिसकी फ्रूटिंग बॉडी कह सकते हैं, बेसिडियोकार्प आर प्रोड्यूस्ड ऑन। तो ये जो इसकी बेसिडियोकार्प बनती है वो आपकी गिल्स के ऊपर बनती है, ध्यान रखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है उनका बेसिडियोमाइसिटीज का। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करते हैं पोटी वायरस। देखिए पोटी वायरस नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोटी वायरस, इसका जीनोम क्या है, मतलब कौन सा होता है। देखो एक बात सिंपल है, हमारे वायरस में जीनोम क्या होता है, वायरस का जो मेन जीनोम होता है स्टैंडर्ड जीनोम वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो जैसे सीएमबी की बात कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वायरस में डीएनए होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जो पोटी वायरस है उसमें स्टैंडर्ड जीनोम ही होता है जिसका मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर इस करेक्ट होगा जो इसका सबसे स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा एक वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने वाला। बेगोमो वायरस जो होता है वो एक डिजीज़ काज करता है, उसके दौरान उसे जो ट्रांसफ़र करवाता है वो कौन करवाता है, किसके ऊपर वो बैठ के मूव करता है और किसके ऊपर ऐसे होता है ना फ्लाई करता है और वहाँ जाके डिजीज़ काज करता है। तो गाइस वो आपका करता है वाइट फ्लाई के ऊपर। बेगोमो वायरस जो होता है वाइट फ्लाई के थ्रू मतलब फ्लाई करता है और अपना डिजीज़ काज करता है। मतलब इसको वेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका व्हीकल, इसकी सवारी कौन है बेगोमो वायरस की, तो वो है वाइट फ्लाई। एंड क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करते हैं द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्गी के फील्ड में जब एल्गी पढ़ा रहे तब हमने आपको बताया था, कई सारे उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का शेप बताया था। ठीक है, तो उसमें एक शेप हमने ये बताया था गाइस आपको कि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का शेप की बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, बट जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो बड़े बड़े प्लांट हो इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका एक ही शेप का होता है जिसे बोलते हैं डिस्क्वाइड, मतलब तस्तरी नुमा, लाइक दैट, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं कि विच ऑफ द गिवन स्टेज रिजेंबल विद माइटोसिस। देखो इसमें से एक आपको थोड़ा माइटोसिस और म्योसिस दो टाइप के डिवीजन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से म्योसिस में दो स्टेज होती है, म्योसिस फर्स्ट होता है और म्योसिस सेकंड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब माइटोसिस की सिमिलरिटी किसके साथ होती है, म्योसिस सेकंड के साथ होती है, म्योसिस फर्स्ट के साथ होती है, या किसी के साथ नहीं होती है, दोनों के साथ होती है। तो कहीं जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, म्योसिस सेकंड जो होती है वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट मतलब उसी की तरह उसमें स्टेजेज होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम एग्जिबिट मिनिमम कॉइलिंग। सबसे ज़्यादा कॉइलिंग कब होती है, सबसे कम कब होती है मिनिमम कॉइलिंग। गाइस देखो स्टेज जब स्टार्ट होती है, जो प्रोफेज होती है, एनाफेज होती है, मेटाफेज होती है, मिनिमम कॉइलिंग की अगर हम बात करें तो वो आपकी प्रोफेज पे होती है, क्योंकि प्रोफेज पे कुछ भी नहीं होता स्टार्टिंग से, तो मिनिमम कॉइलिंग आपकी प्रोफेज पे देखने को मिलती है। विच फैमिली इज नोन एज मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। तो मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली का मतलब क्या होगा गाइस, ग्लोरी का मतलब समझते होंगे, एक एनर्जेटिक टर्म होता है ग्लोरी, ग्लोरियस, और मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग। तो इस प्लांट के फैमिली जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग मतलब ओपन होते हैं, खिलते हैं जिन्हें हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये फैमिली है आपकी कर्मन बुल्लेसी के जो मेंबर्स होते हैं वो उसे बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। इसके अलावा टिम टॉम कॉम्प्लेक्स, देखिए टिम टॉम कॉम्प्लेक्स जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हम बनाते हैं तो उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसे क्लोरोप्लास्ट में कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें कुछ इसी तरीके का नाम दिया जाता है। तो टिम टॉम कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सिंपल सा आंसर ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरोबिक एसिड रिक्वायर्ड। देखो एक सिंपल से पहले बात सुनिए आप लोग, पायरोबिक एसिड से जब हम बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम बनता है। एसिटिल कोएंजाइम ठीक, उससे बनता है आपका पायरोबिक एसिड, ये आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। फिर इस पायरोबिक एसिड से हम आगे चलते हैं
तो हमारा CO2 बनता है और H2 बनता है, इस तरीके से होता है रेस्पिरेशन। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि फार्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फार्मेशन हो जाए। तो ये आपने प्रोसेस जब देखी होगी तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये बैक्टीरिया में आपने देखी होगी। और ये जो स्टेप है वो क्या है, अगर इसमें आपको कार्बन नंबर, दोनों कार्बन का फार्मूला लिख लो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ना भी लिखो, क्योंकि दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है, तो यहाँ पे केवल हम इतना देखना चाह रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में होती है जो बाइंडिंग होती है, ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे तब हमारा आंसर निकल आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो लिखा नहीं है, तो हमें केवल एक बात समझना पड़ेगी कि होता क्या है। पायरुविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ, बाइंडिंग डबल हो गई, ठीक है, रिडक्शन का, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। करेक्ट आंसर आपका सी। इसके तरीके से द कॉमनली यूज मॉलिक्यूलर टूल फॉर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग। आप देखो एक सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ लग रहा है लिखा हुआ, बट हम आपको आंसर हिंदी में बता देते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की जाती है कि हम एक दूसरे एनिमल्स का दूसरे एनिमल या प्लांट के साथ उनका रिलेशनशिप देखते हैं, उनका ये देखते हैं कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये प्लांट उस प्लांट से कितना % सिमिलर है, जिससे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि इनके एंसेस्टर एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं, कितने पीछे जाके, कितने बैक जाके इनके जो फादर रहे होंगे, जो पेरेंट्स रहे होंगे वो एक ही रहे होंगे। तो इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब हम DNA का यूज़ करते हैं तो मॉलिक्यूलर टेक्निक है ये, जैसे कहते हैं ना आजकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रिगार्डिंग इसमें बात करा जाता है। तो उसमें हम कौन कौन सा DNA यूज़ करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में सेल में एक में राइबोसोमल DNA होता है। राइबोसोमल DNA आपने सुना ही नहीं होगा भैया, राइबोसोमल तो RNA होता है। अच्छा, DNA कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अलावा कहाँ कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वही आप एक सिंपल सा आंसर निकाल दें, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होगा कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इस बी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप सिंपल आंसर ही आंसर हमेशा क्वेश्चन का होता है। देखिए न्यूक्लियर का अपना DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रियल का अपना होता है, क्लोरोप्लास्ट का अपना होता है। अब देखिए इन्होंने कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल RNA का भी होता है, नहीं होता, इसलिए काट देते हैं। इस तरीके से आप देख रहे राइबोसोमल RNA तो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल RNA नहीं होता, ये भी गलत कर दिया आपने। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रियल RNA है, इसे भी गलत कर दिया। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रियल DNA, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। इस तरीके से गाइस आप लोगों ने 2 × 30 क्वेश्चन देखे जो आपके 2 पेपर सामने, 2 स्टेट के, यूपी PGT 2008 और जम्मू कश्मीर स्टेट 2019 के पेपर से, जो केवल टफ क्वेश्चन है जिनकी आने की कुछ चांसेस हैं कि वो रिपीट होंगे। हम सिंपल क्वेश्चन बता के क्या करेंगे जो आपको सबको आते हैं, हमने केवल वो क्वेश्चन बताएं जो हमें लगता है कि हाँ ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन, इनके अंदर इस तरीके का पोटेंशियल है, स्टेमिना रखते हैं कि ये रिपीट हों। तो गाइस थैंक यू वेरी मच।